हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि हम जानते हैं हमारा RSCIT की बुक का चैप्टर नंबर 1 रनिंग में था। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 के कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो आज हम उसके चैप्टर नंबर 1 के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है उसको कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करें फ्रेंड्स उसी हमारे चैप्टर्स को। तो लास्ट क्लास में हमने लिमिटेशन तक का कवर कर लिया था। आज जो है हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वाला पार्ट आता है। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब जैसे कि आप जानते हैं एक ह्यूमन होता है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन का माइंड हो गया है ना, उनकी इंटरनल जो भी फीलिंग्स हो गई, ये सब किसी को दिख नहीं सकती है ना। एक पर्सन जो सोचता है वो हर किसी को दिखता नहीं है ना। तो वो किस पार्ट में आता है, एक सॉफ्टवेयर पार्ट में आ जाता है, सॉफ्ट पार्ट में आ जाता है ना। अब ह्यूमन के जैसे मान लीजिए हैंड्स हो गए, आईज हो गई, और भी जो ह्यूमन बॉडीज के पार्ट्स हैं है ना, वो सारे किस में सभी को शो होते हैं, जो भी दिखते हैं ना। हेयर्स हो गए, सभी को शो हो रहे हैं। तो और टचेबल भी है ना, आप इन्हें टच भी कर सकते हैं, अपने हैंड्स को टच कर सकते हैं, अपने आईज को देख सकते हैं, हेयर्स को देख सकते हैं। तो ये क्या है, आपके हार्डवेयर पार्ट्स में आ गए। तो समझ में आया मैं क्या कहना चाहती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल है ना, सिंपल वे में समझाना चाहती हूँ कि सॉफ्टवेयर पार्ट जो कि आपको विजिबल नहीं होगा, हार्डवेयर पार्ट जो कि आपको विजिबल होगा। ठीक है, सिंपल सा आपको समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दिया था। ऐसे ही हमारा कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर में भी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि आपको दिख जाते हैं है ना। जैसा कि आपका मॉनिटर हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, माउस हो गया है ना। ये सब किस में आ जाता है, आपका कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वाले पार्ट्स में आ जाते हैं, जो कि आपको दिख रहे हैं। अब कुछ ऐसी प्रोसेस भी है कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनल होती रहती है ना। जैसे आपने इसको प्रोसेसिंग के लिए दिया कि 2+2 कर दे है ना, तो अंदर कुछ प्रोसेस होगा तभी तो आपको रिजल्ट मिलेगा ना 4। तो वो जो प्रोसेस हो रही है, जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं इंटरनल साइड में, जो आपके डेटा को मैनेज कर रहे हैं, उसे आपके अकॉर्डिंग प्रोसेस करके आउट शो करवा रहे हैं, वो सब क्या होता है, इंटरनल जो भी वर्क होता है वो किस में आ जाता है, आपके सॉफ्टवेयर पार्ट्स में आ जाता है। अब वो चाहे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर कोई आपकी एप्लीकेशंस हो, तो ये सब किस में आ जाते हैं, आपके सॉफ्टवेयर वाले पार्ट्स में आ जाते हैं। तो यही बात अब हम किस पर इन्हीं के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एक कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। आई होप मैंने जो एग्जांपल दिया उसके थ्रू आपको थोड़ा सा तो आइडिया लग गया होगा कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वाले पार्ट्स कौन से होते हैं और कंप्यूटर के हार्डवेयर वाले पार्ट्स कौन से होते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं आज हमारे इस सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर वाले पार्ट्स में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सॉफ्टवेयर वाला पार्ट्स दिखाया जा रहा है। हम कंप्यूटर की मदद से विभिन्न प्रकार के प्रोसेसिंग से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, जो कि एक सेकेंडरी डिवाइसेस में क्या होती है, हमारी स्टोर होती है। सेकेंडरी डिवाइसेस कौन सी होती है, मेमोरीज की, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी तो केवल हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाले पार्ट्स के बारे में बात करें। सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, प्रोग्राम्स का एक नाम होता है, एक प्रोग्राम है और एक उसका नेम होता है ना। सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, एक प्रोग्राम होते हैं। सॉफ्टवेयर्स प्रोग्रामों का क्या होता है, कलेक्शंस होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स आपके क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्रोग्राम कहलाते हैं। समझ में आया। यानी सबसे स्मॉल यूनिट क्या हो गई, आपके इंस्ट्रक्शन। यानी आपने जब कोई प्रोग्राम बनाना जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या देते हैं, आप उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं। एक इंस्ट्रक्शन दे दिया, 2 इंस्ट्रक्शन दे दिए, 3 इंस्ट्रक्शन दे दिए ना, 4 इंस्ट्रक्शन, ऐसे मान लीजिए बहुत से आपने इंस्ट्रक्शन दे दिए किसी प्रोग्राम को, किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो जो ये इंस्ट्रक्शन का कॉम्बिनेशन होगा वो कहलाएगा आपका प्रोग्राम। ठीक है, आपने मान लीजिए एक इंस्ट्रक्शन 10 इंस्ट्रक्शन का बना दिए, उनका जो कॉम्बिनेशन होगा, उनका जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका एक प्रोग्राम कहलाएगा। ये तो एक बार इंस्ट्रक्शन के, मान लीजिए और भी कई इंस्ट्रक्शंस के अलग अलग आपने ग्रुप कर रखे थे ना, तो उनके अलग अलग प्रोग्राम हो गए। ठीक है, तो अभी इंस्ट्रक्शन के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा क्या कहलाया, प्रोग्राम। अब जो अलग अलग हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग जो प्रोग्राम्स होते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, वो क्या कहलाता है, हमारा एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, यानी समझ में आया, इंस्ट्रक्शन से लार्ज हो गया प्रोग्राम, प्रोग्राम से लार्ज हो गया आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सिंपल सी थिंग समझ में आया गई होगी।
अब जो आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम को मैनेज करते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड होते हैं। तो आइए इनके बारे में आगे बात करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए कि डायग्राम भी यहाँ पे दिया गया है जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि सॉफ्टवेयर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, 2 में, एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर में। एप्लीकेशंस में आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के नेम दे दिए, जैसे प्रेजेंटेशन हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, वर्ड हो गया, फोटो एडिटर हो गया, है ना। और आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में सिस्टम से रिलेटेड हो गया, चाहे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, सिस्टम यूटिलिटीज हो गए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है, ये किस में आ गया, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ गए। तो अब बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र से सूचना का आदान प्रदान करता है और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के साथ काम करता है। सिंपल सा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि यूज़र से इंटरफेस करवाने का काम कर रहा है। आपने 2+2 दिया है ना, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ने इनपुट तो करवा लिया, बट ये 2+2 आप किस पे करवा रहे हैं, किसी एप्लीकेशन पे करवा रहे होंगे, चाहे वो स्प्रेडशीट हो गई, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तक पहुंचाने का काम कौन करवा रहा है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही पॉसिबल हो रहा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को अपने आंतरिक इंटरनल रिसोर्सेज का मैनेज करने में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरनल जो भी प्रोसेस होती है उन्हें मैनेज करता है, आपके अकॉर्डिंग प्रोसेस करवाने का काम भी कौन करवा रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करवा रहा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि यह कई प्रोग्रामों का कॉम्बिनेशन है। केवल एक प्रोग्राम नहीं है सिस्टम सॉफ्टवेयर, कई प्रोग्राम्स का क्या है, आपकी कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम की। जैसा कि आप जानते हैं कई तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडोज़ हो गया। नॉर्मली हम विंडोज़ पे ही वर्क करते हैं। लाइनेक्स यूनिक्स का भी वर्क होता है, बट कोई और प्रोग्रामिंग का ही वर्क हो तब हम लाइनेक्स एंड यूनिक्स वाले या हमारे मैक ओएस का इन सब का यूज़ करते हैं। नॉर्मल पर्सन तो अभी विंडोज़ पे ही वर्क करता है। विंडोज़ के भी जैसे कई वर्जन्स आते हैं, 7, 10, हो सकता है आप 7 पे वर्क कर रहे हो सकता है आप 10 पे भी वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर के जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं, इनके बीच में मीडिएटर का काम कौन कर रहा है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे वर्क कर रहा है। जैसे कि आपका सीपीयू हो गया, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, इन सबको मैनेज करना और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए जो नॉर्मल सर्विसेज देना होता है वो कौन करवाता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप किसी एप्लीकेशन को रन नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम मोबाइल का एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं ना, ताकि आपको समझ में आए। मोबाइल में आप लोग नॉर्मली अगर किसी के पास नॉर्मल फ़ोन है तो आपने देखा होगा एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ डैमेज हो जाता है तो हम हमारे एप्लीकेशंस रन नहीं कर पाते हैं। जो भी हमारे पास एप्लीकेशन होती है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, जो भी एप्लीकेशन हो वो हम नहीं रन कर पाते। तो वही बात है, कंप्यूटर में भी हर एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही आप किसी भी एप्लीकेशन पे वर्क कर सकते हैं। आपके जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स है, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करके यूज़र के अकॉर्डिंग वर्क करने का कार्य आपको करके देते हैं। यह कंप्यूटर और यूजर्स के बीच में क्या करवाता है, इंटरफेस करवाता है। जैसा कि मैंने बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करवाता है, यूज़र, हम जो पर्सन कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है और इस डिवाइस, इनके बीच में इंटरफेस का काम कौन करवाता है, यानी हर डेटा को प्रोसेस करवाने के लिए इंटरफेस जो होता है वो कौन करवाता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करवाता है। विंडोज़ ओएस कंप्यूटर पर सबसे अधिक और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बता ही दिया है। लिनक्स, यूनिक्स, ओएस भी कुछ विशेष प्रकार की एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। वे कई प्रकार के होते हैं, जैसे एम्बेडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रियल टाइम। एम्बेडेड पहले से कई कंप्यूटर सिस्टम में हो, कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड या रियल टाइम के अकॉर्डिंग जो वर्क करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझ में आया कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप किसी भी एप्लीकेशंस को, किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो यूज़र और डिवाइसेस के बीच में इंटरफेस का काम करता है। सेकंड आता है हमारा यूटिलिटीज़, ठीक है।
अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम बात करी किसमें, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में, है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में सेकंड आती है हमारी यूटिलिटीज़। कई यूटिलिटीज़ भी होती है हमारे पास जो कि हमारे सिस्टम को मैनेज करने के लिए वर्क करती है। फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में स्पेस ज़्यादा हो रही है, उसे मैनेज करना है, तो आप डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं, डिस्क क्लीनअप का यूज़ कर सकते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्या करेगा, जो भी आपकी बिखरी हुई फाइल्स होगी ना, अनडिज़ायरेबल फाइल्स होगी, उनको एक प्रॉपरली स्पेस में क्या कर देगा, ये एडजस्ट करके आपके कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस के लिए स्पेस आपको प्रोवाइड करवा देता है ना। तो बिखरी हुई फाइल्स को इकट्ठा करने का काम कौन कर रहा है, आपका डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन के थ्रू पॉसिबल हो रहा है। सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक इसकी डेफिनेशन आपको बताई है ना। और यही होती है हमारी यूटिलिटी, जो कि सिस्टम को मैनेज करने के लिए बनी हुई होती है कि हमारा सिस्टम में वर्क करने के लिए प्रॉपर स्पेस हमें मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अपने मोबाइल में भी हम करते हैं ना डिस्क क्लीनअप, तो वो क्या करता है, अनवांटेड फाइल्स को तो रिमूव करवाने देता है और आपके मोबाइल में स्पेस बना देता है। तो वही काम हमारा डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन के थ्रू किया जाता है। तो ये किस में आ जाते हैं, हमारे यूटिलिटीज़ में आ जाती है। थर्ड आता है आपका डिवाइस ड्राइवर्स। आप कोई भी एक्सटर्नल अगर कोई भी हार्डवेयर पार्ट अपने कंप्यूटर सिस्टम से ऐड करवाना चाहते हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, उसका ड्राइवर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रिंटर भी अपने कंप्यूटर से ऐड करवाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके पास प्रिंटर का क्या होना चाहिए, ड्राइवर होना चाहिए। वो जो डिवाइस ड्राइवर ही होता है, वो उस हार्डवेयर पार्ट को आपके कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट करने, उसे कंट्रोल करने के लिए ही पूरी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, पूरी तरह से सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड करवाता है। तो ये होता है आपका डिवाइस ड्राइवर, जो कि किसी एक्सटर्नल आपके हार्डवेयर डिवाइसेस को आपके कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट करवाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है। नेक्स्ट आता है सर्वर्स। सर्वर्स की आवश्यकता तब पड़ती है जब अलग अलग यूज़र्स द्वारा किए गए रिक्वेस्ट्स को पूरा करने के लिए प्रोग्राम को रन करने की ज़रूरत होती है, तब हमें सर्वर्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो इमेज शो करवा रहा है, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा है। यूजेस कौन कौन से हैं, नीड्स कौन कौन सी है, नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे दिखा रहा है, डिपेंडेंसी फंक्शंस यहाँ पे आपको डिफरेंसेस बता रहा है। तो आप इस डिफरेंसेस को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लें, क्योंकि मैंने तो इन सभी चीज़ों के बारे में बता दिया है, तो आप एक बार इन्हें अपना पढ़ लें। नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का। अभी हमने बात करी है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की, कि एक सिस्टम को मैनेज करने के लिए जो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। अब आते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो विशेष रूप से यूज़र्स के लिए ही तैयार किए जाते हैं। एंड यूज़र प्रोग्राम्स भी इन्हें कहा जाता है, कि केवल ये यूज़र्स के लिए तैयार किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ब्राउज़र हो गया, हमारी कोई एप्लीकेशन हो गई, जैसे हमारा MS वर्ड हो गया, या इसी तरीके की कोई एप्लीकेशंस हो गई, तो ये सब किस में आ जाते हैं, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में आ जाते हैं। कि आप किसी भी, जैसे वर्ड हो गया है ना, वर्ड का अपने डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए यूज़ में लिया, तो जो भी एप्लीकेशंस आपको किसी न किसी वर्क के लिए दी जा रही है, वो किस में आ जाती है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के अंडर में आ जाती है। हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अपना अलग ही एक स्पेशल वर्क होता है, तो ये सब किस में आती है, आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के अंडर में आ जाती हैं। इन प्रोग्रामों को बेसिक या स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस के रूप में भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। बेसिक एप्लीकेशंस कौन कौन से हो गए, जैसे आप बिजनेस के लिए अपने कंप्यूटर सिस्टम की कई एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी को मेल लिखना है, मेल मर्ज करना है, तो आप किसका यूज़ कर सकते हैं, मेल मर्ज का फीचर का यूज़ कर सकते हैं MS वर्ड में ना। उसी तरीके से आप बिजनेस के लिए एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो। और भी है, जैसे PPT भी बनानी हो अगर आपको आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आप PPT भी बना सकते हैं PowerPoint एप्लीकेशन के थ्रू, और ऐसी और भी एप्लीकेशंस होती हैं। नेक्स्ट आता है एजुकेशन से रिलेटेड, मेडिकल सर्विसेज से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, इन सभी अलग अलग फील्ड्स, और इनके अलावा भी कई ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पर हम बेसिक एप्लीकेशंस का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग आपके एप्लीकेशंस वर्क में ली जाती है। चाहे आपको किसी को मैसेज सेंड करना हो, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो, स्प्रेडशीट बनाना हो, ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं। जैसे अमेज़ॉन की एप्लीकेशन हो गई, वो आप किस लिए कर रहे हैं, शॉपिंग करने के लिए उस एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं, तो वो किस में आते हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के यूज़ में आते हैं। 1 मिनट होल्ड करते हैं, हमारा नेक्स्ट पेज लोड नहीं हो रहा है, 1 मिनट।
एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, हमारा पेज प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, सॉरी फॉर द डिले। इसी तरह आप लोग क्या करते रहें, जो भी डेली या हमारी क्लासेस में हो आप उन्हें कवर करते रहें, ताकि आप जब भी आपका RSCIT का एग्ज़ाम हो, और ये सिलेबस केवल RSCIT बेस्ड नहीं है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आप क्या कर सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अब लोड हो गया है, सॉरी फॉर द डिले, कुछ एरर आ गया था, इस कारण ये पेज लोड नहीं हो रहा था। ठीक है, जैसे हमने देख ही लिया था कि आपको मार्जिन करना हो, लाइन स्पेसिंग, सबके लिए अलग अलग एप्लीकेशंस होती है। फॉर एग्जांपल एक वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे विशेष रूप से इंटरनेट से पाई जाने वाले इंफॉर्मेशन एवं कंटेंट खोजने के लिए किया जाता है। वेब ब्राउज़र जैसा कि आप जानते हैं, आप जो भी अपनी इंपॉर्टेंट इंटरनेट से सर्च करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ब्राउज़र ओपन करते हैं, उस पर अपनी रिक्वेस्ट लिखते हैं। ब्राउज़र क्या करता है, आपकी रिक्वेस्ट को सर्वर तक लेकर जाता है और आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स आपके विंडो पर शो करवाता है। तो वेब ब्राउज़र भी क्या हो गया, आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही आता है। अब वेब ब्राउज़र के यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम एंड सफारीज, और इसी तरीके के और भी कई आपके वेब ब्राउज़र्स होते हैं जो यूज़र की रिक्वेस्ट को सर्वर तक लेकर जाते हैं और सर्वर से वापस रेस्पॉन्स शो करवाते हैं। अब कुछ यहाँ पे और भी दे रखा है, स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस में हज़ारों ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि स्पेशल पर्पस, स्पेशल विषय सब्जेक्ट्स, बिजनेसेस को केंद्रित करते हुए, पर ध्यान केंद्रित करते हुए ही बनाए गए हैं। जैसे कुछ ग्राफिक्स हो गए, ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया, वेब लेखन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी होती है जिनका कुछ स्पेशल ही वर्क दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप फोटो एडिटिंग का वर्क करते हैं, आपको फोटोग्राफी का शौक है, आपको फोटोग्राफी के लिए एक अलग ही एप्लीकेशन मिल जाएगी जो केवल उस फोटोग्राफी पर, फोटो एडिटिंग के लिए ही आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है। तो वो किस में आ गया, आपकी स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस में आ गए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए टिकटॉक जो कि अब बैन हो चुका है, उसमें आपका क्या था, अपनी क्रिएटिविटी दिखाना, म्यूजिक पे, डांस पे, ये सब था, तो एक स्पेशल वर्क था उसका, है ना। तो वैसे ही कुछ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस भी होती है आपके कंप्यूटर सिस्टम पर वर्क करने के लिए। हो गया ये हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कुछ, हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर ली है, जो कि हमारे दो थे। हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर की हमने बात कर ली है, जिसमें हमारे दो थे। एक तो था हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली है सॉफ्टवेयर्स की। अब हम बात करते हैं हार्डवेयर्स की। अब हार्डवेयर, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं ना, अब जैसे मान लीजिए आप फिजिकल कंपोनेंट्स जिन्हें आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिन पर वर्क के लिए यूज़ में ले सकते हैं, वो किस में आ जाते हैं, आपके फिजिकल कंपोनेंट्स में, यानी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स में आ जाते हैं जिनका फिजिकल प्रेजेंस है। जैसे कि आपका कंप्यूटर केस हो गया, है ना, जो जिसे अपन नॉर्मली मॉनिटर कहते हैं ना, CPU कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर केस हो गया, मॉनिटर आपको स्क्रीन जो शो करवाती है, कीबोर्ड जिसमें आपकी कीज़ होती है, माउस जो एक छोटा सा होता है पॉइंट करने के लिए, हम जिसे मूव करते हैं, है ना, ये सब किस में आते हैं, आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स, क्योंकि आप इन सबको छू सकते हो। ठीक है, ये तो आपको वो पार्ट्स हो गए जो कि आपको नॉर्मली दिखते हैं। कुछ और भी होते हैं, जैसे मेमोरी चिप्स हो गई, मदरबोर्ड्स हो गया, मॉनिटर, प्रिंटर सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, एक्सपेंशन कार्ड, केबल्स, ये सब भी किस में आ सकते हैं, जिन्हें आप छू सकते हैं, वो किस में, आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स में आपके आते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स को अक्सर इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, इन्हें हम और भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ हार्डवेयर पार्ट्स ऐसे जिनके थ्रू हम सिस्टम में डेटा एंटर करते हैं, तो वो किस में आ जाएगा, आपके इनपुट डिवाइसेस में आ जाएगा। कुछ हार्डवेयर पार्ट्स ऐसे जो आपकी प्रोसेसिंग के लिए बने होते हैं, तो वो आपकी प्रोसेसिंग डिवाइसेस में आ जाएगा। कुछ हार्डवेयर पार्ट्स ऐसे जो कि आपका रिजल्ट शो करवाते हैं, है ना, आपको आउटपुट प्रोवाइड करवाते हैं, वो किस में आ जाता है, आपके आउटपुट डिवाइसेस के अंदर में आ जाता है। कुछ हार्डवेयर पार्ट्स ऐसे जिनमें आप डेटा स्टोर करके रखते हैं, यानी जमा करके रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका पेन ड्राइव है ना, तो आप डेटा स्टोर कर लेते हो, CD DVD हो गया, डेटा स्टोर कर लिया, वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स में है, साथ ही साथ वो स्टोरेज डिवाइसेस में भी काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं पार्ट्स के बारे में बताया जा रहा है, इनपुट डिवाइसेस जिनके थ्रू सिस्टम में सिग्नल्स या डेटा एंटर किया जाता है ना, वो आपके इनपुट डिवाइसेस के अंडर में आता है।
आउटपुट डिवाइसेस जिनके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन या रिजल्ट आपका शो होता है, जो ह्यूमन के रीडेबल फॉर्मेट में होता है, यानी ह्यूमन आसानी से समझ सके, वो आपका आउटपुट डिवाइसेस में आ जाता है। प्रोसेसिंग डिवाइसेस ये जो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होते हैं और आपके प्रोसेसिंग का वर्क करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो आपके प्रोसेसिंग डिवाइसेस में आ जाता है। इसमें सीपीयू, मेमोरी और मदरबोर्ड डिवाइसेस इंक्लूडेड रहती है। स्टोरेज डिवाइसेस में जैसा कि आपका डेटा स्टोर करने के लिए होता है। यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया जा रहा है जिसमें कि आपके सभी इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में जो भी उनके कंपोनेंट्स हैं उनके यहाँ पे नेम दिए जा रहे हैं। आप इन्हें अच्छे से याद कर लें, इन्हें लिख लें, ताकि कभी भी फ्यूचर में मिस्टेक ना हो। इनका क्वेश्चंस बहुत से, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और साथ ही साथ RSCIT में तो इम्पॉर्टेंट है ही ये, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे पूछ लिया जाता है कि मदरबोर्ड किस कैटेगरी में आता है ना, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट या स्टोरेज। अगर आपको ये पता होगा कि मदरबोर्ड आपकी प्रोसेसिंग डिवाइसेस में आता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज आप गलत भी करके आ सकते हो। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है। अब बात करते हैं हमारा जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का यूजेस कैसे कैसे किया जा सकता है। कंप्यूटर का उपयोग हमारे जीवन में व्यापक हो गया है। कंप्यूटर उसके संबंधित उपकरणों के लिए हमारे जीवन की कल्पना करना ही मुश्किल है, क्योंकि हम जानते हैं हर एक फील्ड में हम कंप्यूटर का डेली पर्पज़ में यूज़ ले रहे हैं, क्योंकि इस पर वर्क करना बहुत ही ईजी है, सिंपल है, एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव वर्क किया जा सकता है इसके थ्रू। इसका बहुत से फील्ड जैसे एजुकेशन, हॉस्पिटल, साइंटिफिक रिसर्च और गवर्नेंस, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज, रोडवेज, कम्युनिकेशन, बिजनेसेस, एंटरटेनमेंट, होम एंड हॉस्पिटल्स, इसमें हम वाइडली यूज़ करते हैं। आज का ऐसा जो एट प्रेजेंट जो सिचुएशंस है, मेरे ख्याल से कंप्यूटर ऐसा कोई सा भी फील्ड नहीं है जिसमें कंप्यूटर का यूज़ नहीं किया जाता। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया जा रहा है घरों में कंप्यूटर का यूज़ हम किस किस पर्पज़ के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए होमवर्क करना है स्कूली स्टूडेंट्स को, है ना, स्कूल चिल्ड्रंस को होमवर्क करना है, PPTs बनानी है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, वर्कशीट पर वर्क करना है, तो वो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं बहुत ही ज़्यादा। इंटरनेट का यूज़ करना हो, कुछ उन्हें लर्न करना हो तो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। इंटरटेनमेंट से रिलेटेड मान लीजिए आपको कोई वीडियो देखनी है, मूवी देखनी है, गेम खेलना है, म्यूज़िक सुनना है, लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, तो ये सब किस में आ जाता है, आपके इंटरटेनमेंट में आ जाता है, घरों में कंप्यूटर की यूज़ में। सोशल मीडिया, आपको अपने फेसबुक पर एक्टिव होना है, इंस्टाग्राम पर एक्टिव होना है, गूगल प्लस या इसी तरह के और भी चैट या वीडियो के ऑप्शन हैं, उनके लिए आप कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आप कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। बहुत से ट्यूटोरियल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा जो वीडियो आप देख रहे हैं घरों में यूज़ में ले रहे हैं और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आप ट्यूटोरियल्स को देख रहे हैं, तो ये इसमें आ जाता है आपके घरों में कंप्यूटर के यूज़ में। नेक्स्ट आता है एजुकेशन, यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। एजुकेशन में कंप्यूटर का यूज़, जैसे स्मार्ट क्लासेस हो गई है आजकल, है ना, बहुत ही अच्छे इंटरैक्टिव लुक में आपको दिख जाता है। PPTs, प्रोजेक्टर्स के थ्रू क्लासेस पे आपको डिस्कस कराया जाता है हर एक टॉपिक के रूप में, है ना, तो वो सब उसमें भी किसका यूज़ लिया जाता है, कंप्यूटर का ही यूज़ लिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ऑनलाइन एजुकेशन। जैसा कि अभी करंट की जो सिचुएशन चल रही है उसमें ऑनलाइन एजुकेशंस के लिए काफ़ी मोटिवेट किया जा रहा है सभी को, है ना, कि ऑनलाइन का यूज़ किया जाए, ऑनलाइन एजुकेशंस के थ्रू इम्प्रूव की जाए नॉलेज, तो उसमें भी कंप्यूटर का यूज़ लिया जा रहा है। आप एक जगह बैठे हुए कहीं दूर के प्लेस से भी अपनी डिग्री ले सकते हैं, स्टडी वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, किस फॉर्मेट के थ्रू, ऑनलाइन एजुकेशंस के थ्रू। डिजिटल लाइब्रेरी आपको मिल जाती है, स्कूल की किताबें हो गई या कोई डिजिटल ई पुस्तक हो गई, इनकी सॉफ्ट कॉपीज़ आपको कंप्यूटर के थ्रू मिल जाती है। कोई पेपर हो गया, जर्नल्स हो गए, ब्रोशर्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, ये सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू बहुत ही इजी वे में मिल जाते हैं। तो एजुकेशन फील्ड में भी कंप्यूटर का काफ़ी यूज़ में लिया जा रहा है। आपको कोई रिसर्च करना है, आपको अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, उसके लिए आपको टॉपिक्स सर्च करने हैं, उन टॉपिक्स के बारे में डिटेल सर्च करनी है, तो एजुकेशन फील्ड में रिसर्च एंड प्रोजेक्ट ऑप्शंस का भी यूज़ करते हुए आप कंप्यूटर का अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं।
कंप्यूटर का व्यवसाय में यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस। आप देख रहे हैं कि एक पर्सन इंडिया में बैठा हुआ अपने फॉरेन में का बिजनेस भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहा है। वो किसके थ्रू पॉसिबल हुआ है? कंप्यूटर का उसके बिजनेस में यूज़ में लिए जाने के कारण ही पॉसिबल हुआ है। कम्युनिकेशन कर पाता है इसमें आपका आपका क्योंकि मैसेज होता है क्विकली भेजा जा सकता है, ईमेल के थ्रू है ना, इंस्टेंट मैसेजिंग इनके थ्रू, ऑप्शंस के थ्रू, VoIP के थ्रू, वॉइस चैट्स के थ्रू हम हमारे जो भी कस्टमर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, हमारे सेलर्स हो गए या जो भी मैनेज करते हैं उन सभी की हम क्या कर सकते हैं? ट्रैक कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ बैठे हम दूर के पर्सन से भी हमारे जो भी डिवाइसेस हैं, चाहे जो भी प्लेटफॉर्म्स है, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, हमारे PCs, उनके थ्रू हमारे इंटरनेट का यूज़ करते हुए हम हमारे बिजनेस को बिजनेस के लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड अगर हमारा वर्क है, हमें हमारा कोई भी प्रोडक्ट जो हम सेल करते हैं उसकी मार्केटिंग करनी है, उसके एडवर्टाइजमेंट देने हैं, तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके भी अपनी सेल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका विज्ञापन दे सकते हैं, उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये सब किस में आ जाता है? आपके डिजिटल मार्केटिंग के रूप में के अंडर में आ जाता है, जिनका आप अपनी बिजनेस को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ में ले सकते हैं। एफिलिएटेड मार्केटिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, ईमेल मार्केटिंग, सर्च मार्केटिंग, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, गेम एडवर्टाइजमेंट, वीडियो एडवर्टाइजिंग, ये सभी आपके किस में आ जाते हैं? सेल्स एंड मार्केटिंग्स के कुछ ऑनलाइन चैनल्स में आपको मिल जाते हैं। अगर आप फाइनेंस एंड HR से रिलेटेड आपका वर्क है, तब भी आप कंप्यूटर का अपनी लाइफ में यूज़ में ले सकते हैं। आपको जैसे पहले तो हम क्या करते थे, नॉर्मल किसी की सैलरी लिखनी थी तो हमें पेपर पे रिकॉर्ड करनी पड़ती थी, बट अब क्या हो गया है, कंप्यूटर पे हम टैली ERP 9 के थ्रू या ऐसे ही कोई फाइनेंशियल से रिलेटेड एप्लीकेशन का यूज़ करते हुए हर एक एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, उनका रिकॉर्ड रख सकते हैं, उनका पेरोल क्रिएट कर सकते हैं, उनके टैक्सेशंस जो भी है, उनकी एसेट अकाउंटिंग, बेनिफिट्स और उनकी जो भी डिटेल्स है, सेल्स प्लानिंग, ऑपरेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी वर्क है, अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड HR से रिलेटेड, वो हम कंप्यूटर के थ्रू इजी वे में कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है शिक्षण, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आप जानते हैं अभी जो ट्रेनिंग चलती है कई जगह, वहाँ पे भी कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ लिया जाता है। किसी ऑफिस के एम्प्लॉयज़ की नॉलेज इंप्रूव करने के लिए ऑनलाइन कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका वर्किंग परफॉर्मेंस में काफ़ी इंक्रीज़ हो। तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में भी कंप्यूटर का वाइडली यूज़ किया जा सकता है अपने एम्प्लॉयज़ की नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए और उन्हें उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए ट्रेनिंग्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग या ट्रेनिंग का यूज़ किया जा रहा है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि हमारे इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और आपके RSCIT एग्ज़ाम दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, जैसा कि फर्स्ट आपको दिया जा रहा है, इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो यहाँ पे आपको अपना आंसर मार्क करना होगा। विंडोज 7, पेज मेकर, नोटपैड, फोटोशॉप, है ना, तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग में आंसर मार्क करना होगा। पहले का जैसा कि हमारा विंडोज 7 हो जाएगा। विंडोज 7 क्योंकि हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं इंटरफेस का काम कौन करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, यहाँ पे A स्कैनर दे दिया, B प्लॉटर, C टेप, D सॉफ्टवेयर। तो इनमें से आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा है? हमारा प्लॉटर हमारा आउटपुट डिवाइसेस का एग्जाम्पल हो जाएगा। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? कंप्यूटर की सीमा आप जानते हैं बुद्धि का अभाव है कंप्यूटर में, कंप्यूटर के पास कोई बुद्धि नहीं है। बाकी ये इसकी जो भी है इसकी क्वालिटीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसा कि हमने देखा था विंडोज 7, पेज मेकर, नोटपैड, फोटोशॉप, ऊपर वाले ऑप्शन ही दे दिए यहाँ पे और क्वेश्चन भी थोड़ा सा ही चेंज करा है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आप जानते हैं कौन सा है? हमारा विंडोज 7। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, इस कथन का उत्तर नहीं, उत्तर निम्न विकल्पों में से चुने, सही या गलत। मेन फ्रेम कंप्यूटर आपके बहुत सस्ते हैं।
गलत है, बहुत सस्ते नहीं हैं, ये थोड़े से महंगे होते हैं। कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है, इनमें से कौन सा क्लासिफिकेशंस में नहीं है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, मैक्स फ्रेम, मिनी या नोटबुक? तो यहाँ पे आपका मैक्स फ्रेम आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? जैसा कि अगर मेरी वीडियो ध्यान से दी होगी तो मैंने बताया भी है आपको, सबसे तेज कंप्यूटर होता है आपका सुपर कंप्यूटर। तो आई होप आपको इन दोनों वीडियोस से RSCIT बुक के चैप्टर नंबर 1 के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।